बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से लेक्चर नंबर 34 का आगाज कर रहे हैं और इसमें हम लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी, तो मज़ीद आज हम इंशाल्लाह इस रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने जो कल के लेक्चर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का आगाज़ किया था, तो उसमें पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देयर फंक्शंस वो आपको एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स इनको आज कवर करेंगे और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इंशाल्लाह इसको भी कवर करते हैं जी। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम आज बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के हवाले से। ब्रीदिंग दिस इज आल्सो नोन एज वेंटिलेशन। इसके लिए एक और सब्स्टिट्यूट टर्म आप वेंटिलेशन भी याद रखिए, लेकिन याद रखें कि ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज आर नॉट सिनोनियम्स। गैस एक्सचेंज is the movement of oxygen from alveolar air to the blood and the movement of कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू द एल्वुलर एयर, वो गैस एक्सचेंज है। जबकि ब्रीदिंग इज इनहेल ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेल ऑफ द यूज्ड एयर, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, इसको इसी वजह से वेंटिलेशन भी कहा जाता है। तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन दीज आर टू सिनोनियम्स, बट गैस एक्सचेंज इसके साथ सिनोनियम नहीं हो सकता, इसका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं हो सकता। अगर जे बाज़ का इन जनरल हम कह देते हैं, बट एक्चुअली गैस एक्सचेंज एक और स्पेसिफिक फेनोमेनॉन है जो आपको अभी मैंने बताया। जहाँ तक ब्रीदिंग का ताल्लुक है, तो ब्रीदिंग दो फेजेस पर मुश्तमिल है। वन ऑफ इट्स फेज इज नोन एज इंस्पायरेशन, दैट इज टेकिंग इन ऑफ एयर बाय द लंग्स, एंड दिस इज सपोज टू बी एक्टिव फेज। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा इसका इंस्पायरेशन, इसको एक्टिव फेज कंसिडर किया जाएगा, जिसमें फ्रेश एयर को हम लंग्स के अंदर लेकर जाएंगे। और दूसरा फेज इसका एक्सपायरेशन कहलाता है, दैट इज रिमूवल ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स, एंड दिस इज सपोज टू बी अ पैसिव फेज ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक है, तो एक्टिव फेज और पैसिव फेज के हवाले से ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पैसिव फेज कौन सा है ब्रीदिंग का, एक्टिव फेज कौन सा है, तो आपने ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है जी? मिसबा सैयद, क्या सवाल है बेटे? सर यहाँ पर एक्टिव और पैसिव की जो टर्म है वो किस लिए यूज की जा रही है? यहाँ पर कोई एनर्जी का कॉन्सेप्ट है? देखो, असल में एक्टिव और पैसिव इस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं कि चूँकि लंग्स ने एयर को जब इनहेल करना होता है तो उस वक्त थोड़ा सा ज़ोर लगाया जा रहा होता है। जब एक्सहेल करना हो तो लंग्स के अंदर ऑलरेडी एयर इतनी भर चुकी हुई होती है कि जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है। आप इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि जैसे हमने एक बैलून, उसको जब इन्फ्लेट करना होता है बैलून को, तो उसके अंदर हम एयर यूँ ज़ोर लगाकर उसके अंदर प्रोपेल करते हैं और इस तरह से वो इन्फ्लेट हो जाता है बैलून, उसमें हवा भर जाती है। लेकिन अगर आपने किसी बैलून से हवा निकालनी हो तो आपको क्या इतना ज़ोर लगाना पड़ेगा? तो वो आप ज़रा सा उसका माउथ ओपन करें तो सारी हवा निकल जाएगी। तो इस सेंस में इसको एक्टिव फेज और इसको पैसिव फेज कहा गया है। हालांकि ज़ाहिर है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपायरेशन में भी इन्वॉल्व होगी और ज़ाहिर एनर्जी उधर भी खर्च हो रही होगी, इंस्पायरेशन में भी एनर्जी खर्च हो रही होगी। लेकिन एफर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो बॉडी की ज़्यादा एफर्ट इंस्पायरेशन में लग रही है एक्सपायरेशन की निस्बत, इस वजह से इसको एक्टिव फेज कंसिडर किया जाता है। ठीक है सर। अच्छा, तो अब देखो इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है। इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम दैट इज फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी, कल हमने आपको डिटेल से डायफ्राम बताया था, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। आपने इंस्पायरेशन के साथ ये डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन को लिंक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के सवालात बनेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट occurs during inspiration या which of the following event occurs during expiration। तो आपने ये इंस्पायरेशन में होने वाले तमाम इवेंट्स को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है, इसी तरह से एक्सपायरेशन में भी। तो इसमें देखिए कि इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एट द सेम टाइम
इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने कल आपको इंटरकोस्टल मसल्स के मुतालिक बताया था कि दे आर प्रेजेंट इन टू बैंड्स, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरे इंटरनल। तो अमूमन जब हम इंटरकोस्टल मसल की वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वर्किंग बता रहे होते हैं। जैसे यहाँ तो मेंशन कर दिया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इवन अगर यहाँ पर वर्ड एक्सटर्नल ना भी गिवन होता तो तब भी आप अज्यूम करते कि ये कौन से इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन में, एक्सटर्नल। ठीक है, हमेशा आमतौर पर डिस्क्रिप्शन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को ही रेफरेंस बनाया जा रहा होता है। और याद रखिए कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि इनके साथ एंटागोनिस्टिक हैं, अगर इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो इस वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन होगी। ये दोनों एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। बहरहाल इंस्पायरेशन में ना सिर्फ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा बल्कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखो क्या चेंजेस आती हैं, और ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या चेंजेस आती हैं, इनको आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, शेप ऑफ द डायफ्राम इज चेंज्ड। पहले ये मोर डोम लाइक होता है, मोर डोम लाइक। जैसे अगर आप ये साइड व्यू में देखें तो डायफ्राम की शेप यूं दिखाई दे रही है, ये मोर डोम लाइक है। और जब इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स लेस डोम लाइक, यानी डायफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड, ऑलमोस्ट फ्लैटेंड इन शेप हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट व्हेन डायफ्राम shows contraction at that time it goes downward, it goes downward। ये goes downward की टर्म भी इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे। जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये नीचे की तरफ मूव करता है और इसी वजह से इसकी शेप मोर डोम लाइक से लेस डोम लाइक हो जाएगी। डोम कहते हैं गुंबद को, पहले ये गुंबद की तरह था ऐसे या ऐसे, तो बाद में फिर इसकी ये जो गुंबदनुमा शक्ल है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी गुंबदनुमा, इसको कहते हैं लेस डोम लाइक। ओके, ऑन द अदर हैंड due to contraction of the external intercostal muscle, what will happen that the rib cage to move upward and forward। आप देख रहे हैं ये rib cage it moves upward and forward due to contraction of external intercostal muscle। यहाँ पर देखो इस तरह से MCQs बनाए जा सकते हैं कि rib cage moves upward and forward ड्यू टू, अब उसमें कई एक ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, या फिर इस तरह से और भी ऑप्शंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स अगर आपको याद होंगे तो आप ऐसे MCQs के आंसर फौरन निकाल सकेंगे। तो इन दोनों चेंजेस की वजह से ये जो रिब केज में अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव हुआ, उसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, उसकी इंटरनल स्पेस पे क्या फर्क पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस द इनर स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड। दीज चेंजेस लीड्स टू इंक्रीज ऑफ इनर स्पेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी। जब थोरेसिक कैविटी की अंदर की स्पेस वाइडन हो जाएगी तो ऐसी सूरत में जो प्रेशर थोरैक्स के अंदर मौजूद था लंग्स के ऊपर, वो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, द प्रेशर इन द थोरैक्स एंड हेंस इन द लंग्स इज रिड्यूस्ड टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर था थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक कैविटी के एक्सपैंड करने की वजह से वो प्रेशर भी लूज हो गया, और जब थोरेसिक कैविटी ने अपनी स्पेस को वाइड कर लिया और ये प्रेशर लूज कर दिया तो लंग्स जो कि ऑलरेडी स्पॉन्जी नेचर होते हैं वो यूं एक्सपैंड करके, तो जब वो एक्सपैंड करते हैं तो उनके अंदर जितनी भी एयर मौजूद होती है उस वक्त उसका एयर प्रेशर बाहर के एयर प्रेशर से बहुत कम हो जाएगा। तो जैसे ही लंग्स के अंदर एयर प्रेशर बाहर के एयर प्रेशर से कम होगा तो नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एयर देयरफॉर एंटर्स द लंग्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अल्टीमेटली लंग्स इन्फ्लेट कर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये ब्रीदिंग के दौरान इंस्पायरेशन का फिनोमेनॉन परफॉर्म होता है। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप होने वाली चेंजेस पॉइंट आउट कर दिए। तो आपने ना सिर्फ इनका सीक्वेंस याद रखना है बल्कि आपको ये हर एक इफेक्ट उससे जो नेक्स्ट इफेक्ट डेवलप हो रहा होता है उसको भी याद रखना होगा। यहाँ से कई एक MCQs बनाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो सेकंड फेज था जिसको हमने पैसिव फेज कहा था एक्सपायरेशन,
एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा कि ड्यूरिंग दिस डायफ्राम मसल्स ये रिलैक्स कर जाते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम is linked with the inspiration, whereas the relaxation of diaphragm is linked with expiration. ना सिर्फ diaphragm के मसल रिलैक्स करेंगे बल्कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे वो भी रिलैक्स कर जाएंगे। ऑब्वियसली उस वक्त जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए सिर्फ एक्सटर्नल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम or due to the relaxation of the external intercostal muscle, some changes occurs in the thoracic cavity. जैसे diaphragm की relaxation की वजह से diaphragm becomes more dome like। देखो ये more dome like होने का मतलब है कि it moves upward, पहले वो downward move हुआ था and now it moves upward। ठीक है, इस तरह से ये more dome like हो जाएगा। On the other hand, due to relaxation of the external intercostal muscle, rib cage moves downward and backward। पहले वो forward और upward move हुआ था, अब ये downward and backward move करेगा। Due to these two changes, ये जो दोनों changes आपको point out किए हैं, इनकी वजह से decrease of inner space of thoracic cavity, thoracic cavity अंदर से यूं नैरो हो जाएगी, पिचक जाएगी। पहले वो वाइडन हुई थी, अब ये नैरो हो रही है, अंदर की स्पेस कम हो रही है। जब अंदर की स्पेस कम होगी तो ऐसी सूरत में pressure in the thorax and hence in the lungs is increased to more than the atmospheric pressure। क्योंकि देखो thoracic cavity के अंदर की स्पेस यूं कम हो गई है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ा, जब लंग्स पे प्रेशर पड़ा तो वो भी इस तरह से पिचक गए। जब लंग्स यूं पिचके हैं तो उनके अंदर मौजूद एयर का प्रेशर बाहर की एयर के प्रेशर के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाएगा। लिहाजा इसका नतीजा ये निकलेगा कि एयर लंग से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। एयर देयरफॉर इज फोर्स्ड टू एक्सपेल आउट ऑफ द लंग्स, सो दिस इज द एक्सपायरेशन। तो ये मैकेनिज्म था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। इस दौरान में होने वाले इन तमाम इवेंट्स को अच्छी तरह से जहन में रखिए क्योंकि इनके ऊपर बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपके जहन में ये सारा मैकेनिज्म रहेगा तो ऐसे एमसीक्यूज बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। जैसे एक और सवाल जो इससे कुछ रेलेवेंट है, एग्जैक्टली इन टॉपिक्स के ऊपर नहीं बट इससे रिलेटेड चीज़ें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस अपॉन द रेट ऑफ ब्रीदिंग। पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। एक मिनट में आप कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, इसको रेट ऑफ ब्रीदिंग कहा जाता है। तो कहते हैं कि ये तमाम फैक्टर्स रेट ऑफ ब्रीदिंग पर इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सेप्ट मेडुला ऑब्लंगेटा। ये डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज मेडुला ऑब्लंगेटा कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का गैस एक्सचेंज का रेगुलेटरी सेंटर है। यहाँ पर इंस्पायरेटरी सेंटर भी और एक्सपायरेटरी सेंटर भी है। तो ये बेसिकली रेगुलेटरी सेंटर है, तो क्यों ना ये ब्रीदिंग के ऊपर इफेक्ट करे, डेफिनेटली इट इन्फ्लुएंस अपॉन द ब्रीदिंग। इमोशंस भी किसी हद तक ब्रीदिंग के रेट के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंट टाइप के इमोशंस में हमारा ब्रीदिंग रेट अफेक्ट होता है। एक्सेस ऑफ CO2 इन द ब्लड, ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो रेगुलेटर होता है व्यूलर वेंटिलेशन का वो CO2 है। बट हंगर हैज नो रिलेशन विद द ब्रीदिंग, यानी ऐसा नहीं है कि भूख की हालत में ब्रीदिंग रेट तेज हो जाए या स्लो डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो हंगर इन्फ्लुएंस नहीं करता, बाकी तमाम इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर देखो आपको ना ये याद रखना है कि कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है। नॉर्मली हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट है, लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कल भी जिक्र हो रहा था इस पॉइंट का कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसी सूरत में हमारा ब्रीदिंग रेट तकरीबन दोगुना हो जाता है, यानी 30 टाइम्स पर मिनट के करीब पहुंच जाता है। और ना सिर्फ ये इस तरह से रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ता है बल्कि इसके साथ साथ डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग भी इंक्रीज हो जाती है, यानी मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड एट द टाइम ऑफ विगोरस ब्रीदिंग, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। एक्चुअली both of them, yani depth of the breathing as well as the rate of breathing are controlled by some voluntary mechanisms and some involuntary mechanism. वॉलंटरी मैकेनिज्म इसमें सेरिब्रम के थ्रू होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आप अपना सांस रोकिए तो आप
थोड़ी देर के लिए यूँ सांस रोक के बैठ जाएंगे। तो ये हम जो कॉन्शियसली सांस को रोक रहे हैं, या आपको कहा जाए कि तेज तेज सांस लें तो आप तेज तेज सांस लेंगे, आपको कहा जाए कि गहरे गहरे सांस लें तो आप गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर देते हैं। ये वॉलंटरी कंट्रोल है, इसके अंदर सेरिब्रम इन्वॉल्व होगा। लेकिन जहाँ तक इनवॉलंटरी कंट्रोल का ताल्लुक है, तो इनवॉलंटरी कंट्रोल में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहाँ पर ये, जिसको मैंने कहा था कि रेगुलेटरी सेंटर है, यहाँ पर इंस्पायरेटरी सेंटर भी मौजूद है और एक्सपायरेटरी सेंटर। और दूसरी तरफ लिम्बिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका एक पोर्शन होता है अमिगडेला, दैट कंट्रोल्स द बेसिक सेंटिमेंट्स, इमोशंस। तो ये अमिगडेला जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है, लिहाजा डिफरेंट टाइप के इमोशंस में ये ब्रीदिंग के ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो सिवाय हंगर के बाकी सारे ब्रीदिंग रेट को या उसकी डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व थे। इस सवाल में देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स is the most effective in accelerating the rate of breathing in man। तो जैसे अभी जिक्र हुआ था कि रेगुलेटर ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन इज CO2, तो इसको आपने याद रखना है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये अक्सर बच्चे इसको पिक करने की कोशिश करते हैं। याद रखो कि ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है जो जिसके ऊपर रेट ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, ये भी नहीं होगा, सही है। एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वुलाई, ये भी नहीं है। दरअसल एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड के अंदर जब CO2 का लेवल ज्यादा होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए ब्रीदिंग तेज होती है, ठीक है। तो असल में रेट ऑफ ब्रीदिंग मेनली डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर और प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर। अच्छा, उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ आउट विद फोर्स, जब हम जोर से ब्रीथ करते हैं तो ऐसी सूरत में चूंकि ब्रीथ आउट हो रहा है, इसका मतलब है एक्सपायरेशन की बात हो रही है। और अभी हमने जिक्र किया था कि एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, तो ऑब्वियसली रिलैक्स करता है। इस वजह से आप ए को भी भूल जाएं और बी को भी भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम वाले कॉलम में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिलैक्स वाला जो ऑप्शन है वो सूट करेगा। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल उस वक्त क्या करते हैं, ब्रीथ आउट के दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान, सो दे एक्चुअली रिलैक्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से ये सी भी एक्सक्लूड हो गया, सिर्फ डी ही हमारे पास बचा है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, व्हेन यू एक्सहेल द डायफ्राम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है जब हम एक्सहेल करते हैं, ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। डायफ्राम रिलैक्स करेगा या कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कहा था रिलैक्स करेगा, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट वाले दोनों ऑप्शंस को इग्नोर कर दें। तो रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड, जब ये रिलैक्स करता है तो मूव अपवर्ड, या रिलैक्स एंड मूव डाउनवर्ड, तो एक्चुअली जब ये रिलैक्स करेगा तो मूव अपवर्ड, एग्जैक्टली। सो द राइट आंसर मस्ट बी ए। गुड। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए कि द डायग्राम रिप्रेजेंट सम ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स के लेबल्स प्रॉपरली गिवन है और बाकियों को अल्फाबेटिकली यहाँ पे शो किया हुआ है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द ब्रीदिंग इन। ब्रीदिंग इन से मुराद वही इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के दौरान कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप एक लम्हे के लिए वैसे ही याद कर लीजिए कि इंटरकोस्टल मसल में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसल कहाँ पर होंगे। स्पाइन जानते हैं आप क्या होता है, स्पाइन इज एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइन कहा जाता है। Whereas breast bone किसे कहते हैं, breast bone is the sternum, this is sternum। अच्छा, और जबकि ये स्पाइन और स्टर्नम के दरमियान ऑब्वियसली रिब्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया, और रिब्स के दरमियान ये इंटरकोस्टल मसल होंगे। इसका मतलब Q भी इंटरकोस्टल मसल, P भी इंटरकोस्टल मसल। बट द क्वेश्चन इज विच मसल्स आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड विच आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है कि विच मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द ब्रीदिंग इन, यानी इधर फेनोमेनॉन शो किया गया इंस्पायरेशन का और पूछा जा रहा है कि कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं।
तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वाइड हो जाता है, थिक हो जाता है या नैरो हो जाता है, क्या समझते हैं आप? एट द टाइम ऑफ Narrow, sir. कॉन्ट्रैक्शन मसल बिकम थिकर और नैरोर। सर नैरो। Narrow, sir. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थिक हो जाता है। बेटा देखो ये मसल को यूं ऐसे हम जब कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, देखिए बाइसेप यूं मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा? ओ सर मोटा हो जाए। मोटा हो जाता है ये, ठीक है। मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो थिक हो जाता है, लेकिन लेंथ उसकी कम हो जाती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करने पर सिकुड़ता है, यानी लेंथ कम होती है, वैसे वो मोटा हो जाता है। समझ आई बात? तो यहां पर ये जो मोटी मोटी लाइंस नजर आ रही हैं, ये लाजमी तौर पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, यानी पी क्या होगा? पी मस्ट बी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, जबकि क्यू क्या होगा? क्यू ऑब्वियसली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और आर क्या चीज है? आर तो डायफ्राम है, ये बिल्कुल वाजे है, डायफ्राम। तो अब देखिए सवाल बिल्कुल वाजे हो गया कि इंस्पायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी पी एंड आर। सो वेयर इज द पी एंड आर? सी ऑप्शन में पी एंड आर आर गिवन, सो सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, इस तरह से ये सवाल बनेगा। अच्छा, इसमें देखिए ये भी इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज द रिब केज एंड सम मसल्स इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग एज सीन फ्रॉम द साइड। आप साइड व्यू में जब देख रहे हैं ना, तो आपको ये रिब्स भी नजर आ रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रहा है, ये स्टर्नम, ये ब्रेस्ट बोन नजर आ रही है, और रिब्स के दरमियान मसल्स भी दिखाए गए। लेकिन आप क्या ये समझ रहे हैं कि ये कौन से वाले मसल्स होंगे? इंटरकोस्टल मसल ये एक्सटर्नल वाले हैं या इंटरनल वाले हैं? व्हाट डू यू थिंक, कौन से वाले होने चाहिए? ये साइड व्यू से आपको दिखाया जा रहा है ये, तो आप अंदाजा करें कि ये इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे? सर एक्सटर्नल। अगर बेटे ये एक्सटर्नल होते तो रिब्स को कवर करना चाहिए था इनको, जबकि रिब्स कवर नहीं हो रही ना, इसका मतलब है कि ये इंटरनल हैं, रिब्स के पीछे की तरफ मौजूद हैं। सो दीज इंटरकोस्टल मसल्स आर एक्चुअली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सही है। अब सवाल देखिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स शोन इन द डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये शोन इन द डायग्राम से मतलब है कि आप खुद पहचाने कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो ये कौन से वाले हैं? दीज आर एक्चुअली इंटरनल। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में एक्सपायरेशन होगा या इंस्पायरेशन होगा? एक्सपायरेशन होगी। एक्सपायरेशन होगा, क्योंकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपायरेशन से रिलेटेड है। तो डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, एक्सपायरेशन में क्या डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है? ये भी नहीं हो सकता, ये तो इंस्पायरेशन से रिलेटेड इवेंट है। द लंग्स इन्फ्लेट, ये भी इंस्पायरेशन से रिलेटेड है, ये भी नहीं हो सकता। द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, नो सर। ये भी इंस्पायरेशन से रिलेटेड है। द रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, यस दिस इज एक्सपायरेशन इवेंट। ठीक है, सो द राइट आंसर मस्ट बी डी। क्लियर होगी बात? अच्छा, in human breathing system, which feature maintains the carbon dioxide gradient between the alveoli and the outside air? देखो alveoli और outside air के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट है वो कौन मेंटेन कर रहा है? alveoli और outside air। देखो ये ऐसे करके ना, ये alveoli है, तो alveoli के अंदर यहाँ पर एयर है और जो एयर यहाँ पर बाहर है ये होगा आउटसाइड। एक मिनट, हम यहाँ पर साथ एक्सप्लेन भी करेंगे ना, ताकि सब बच्चों को ये बात क्लियर हो। ठीक है, तो ये आउटसाइड एयर है और ये एयर एल्वियोलर एयर है, ये एयर अंदर मौजूद है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रेडियंट है वो कैसे मेंटेन हो रहा है? विच फीचर मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट बिटवीन एल्वियोलाई एंड द आउटसाइड एयर? तो उसमें एक चीज़ है, ब्लड कंटिन्यूअली पंप्ड टू द एल्वियोलाई। ब्लड यहाँ पर कंटिन्यूसली पंप हो रहा है। देखो यहाँ पर इस जगह पर ब्लड मौजूद है और ब्लड यहाँ से यूं आ रहा है और इधर से निकल के यूं वापस जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ब्लड यहाँ पर पंप हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मुसलसल दाखिल हो रही है। और जो आउटसाइड एयर है तो वो उसके अंदर भी इसी तरह से डिफरेंस आ रहा है। ब्रीदिंग इन एंड आउट, हाँ जी,
तो जब हम ब्रीथ करते हैं इन और आउट तो उसकी वजह से भी ये एयर इन द एल्वुलाई और आउटर एयर उसके दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रेडियंट है वो मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, मॉइस्ट एल्वुलर सरफेस, मॉइस्ट एल्वुलर सरफेस का रिलेशन यहाँ पर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के साथ डायरेक्ट नहीं है, थिन एल्वुलर वॉल भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दीज टू फैक्टर्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, जबकि ब्रीदिंग इन एंड आउट उसकी वजह से ये डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पर स्टैब्लिश होगा और इसके साथ साथ जो ब्लड कंटिन्यूसली पंप्ड हो रहा है टू द एल्वुलाई, इसकी वजह से, यानी ये दो फैक्टर्स यहाँ पर मेनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 and 2। तो राइट आंसर मस्ट बी ए, 1 and 2, ठीक है। ये जो 3 and 4 है, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट बिटवीन एल्वुलाई एंड आउटसाइड एयर। सेम यही बात अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलर एयर पूछा जाता, तब भी यही दो फैक्टर्स यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच स्ट्रक्चर्स कंटेन मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन। ब्रीदिंग इन यानी वही इंस्पायरेशन, और इंस्पायरेशन के दौरान कौन से मसल्स, कौन से स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होनी है, कॉन्ट्रैक्शन। तो डायफ्राम, ये जी जो है डायफ्राम है, डायफ्राम तो लाजमी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये जो वाई है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, तो इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होनी है। बट ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है ये रिलैक्स करती है, ये एल्वुलाई है और ये रिलैक्स कर जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो इसका मतलब है वाई एंड जी, वाई एंड जी ये सी ऑप्शन के अंदर गिवन है, देयरफॉर सी मस्ट बी द राइट आंसर। सर जी कैसे सर? जी बेटे देखो, ये डायफ्राम नहीं महसूस हो रहा आपको, इसके अलावा किस पे शुबा हो रहा है कि अदर देन डायफ्राम ये क्या चीज हो सकती है? ओके सर, मैं समझी इंटरनल है। नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स तो ये दो बैंड्स दिखाए ना, ये बाहर की तरफ ये एक्सटर्नल और अंदर की तरफ इंटरनल होंगे, सही? ओके हाँ जी, तो विच इवेंट, जी आदिल बेटे क्या सवाल है? सर ये इंटरकोस्टल मसल्स की जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें कंफ्यूजन आती है सर, मतलब वो जो आपने साइडवेज वाली दिखाई थी उसके अंदर क्या लॉजिक थी सर इंटरनल की, वो काइंडली रिपीट कर देंगे जी सर? बिल्कुल, देखो बेटा ये जो है ना ये वेंट्रल व्यू है, तो वेंट्रल व्यू में एक्सटर्नल और इंटरनल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, यानी वो मसल बैंड जो लंग्स की तरफ होगा वो इंटरनल होगा और जो लेटरल साइड पर होगा वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। इस तरह से ये पहचान होगी, यहाँ पर तो बहुत वाज़ेह है। अच्छा, जबकि वो जो आपको लेटरल व्यू दिखाया था, यूँ साइड व्यू, ये वाला जो लेटरल व्यू है साइड व्यू, यहाँ पर देखो जो मसल एक्सटर्नल होगा वो यहाँ इस तरह रिब्स को कवर कर रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे करके मैं ड्रॉ करूँगा, यूँ ये रिब्स को यूँ कवर करता हुआ दिखाया जाएगा कि रिब्स नीचे छुप गई हैं उसके, चूँकि एक्सटर्नल है ना तो रिब्स के ऊपर वो कवर कर रहा है, और जबकि वो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो रिब्स को अंदर से कवर कर रहा है, बाहर से कवर नहीं करेगा। चूंकि हम बाहर से व्यू कर रहे हैं तो बाहर से एक्सटर्नल ने रिब्स को छुपाना है, मेरी बात समझ रहे हैं? ओके सर, थैंक यू, राइट सर, समझ आ इस गया। तरह से इसको हमने पहचानना है। जी, तो हमारी बात हो रही थी कि विच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ एक्सपायरेशन। जी, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एक्सपायरेशन में ये होता है, हमने नॉट एसोसिएटेड चूज करना है। तो क्या डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपायरेशन के साथ रिलेटेड है? नो, नॉट एसोसिएटेड, यही आंसर बनना चाहिए। बहरहाल आप मजीद देख लें कि मोर डोम लाइक शेप ऑफ द डायफ्राम, यस ये एक्सपायरेशन से एसोसिएटेड है। बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज, दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद एक्सपायरेशन। एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी डायफ्राम के साथ, ये एक्सपायरेशन के साथ रिलेटेड है। सो ओनली ऑप्शन विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सपायरेशन इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। और एक और सवाल देख लें कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लंग्स। अगेन इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, अगरचे पीएमसी वाले कहते हैं कि हमने अभी इनकरेक्ट वाले सवाल नहीं देने, नॉट वाले सवाल नहीं देने,
ठीक है, तो चलें देखते हैं इस दफ़ा नॉट वाले सवाल उम्मीद है कि नहीं आएंगे या इनकरेक्ट वाले नहीं आएंगे, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करते होते हैं ना। तो पीएमसी ने इस दफ़ा इरादा किया हुआ है कि इस तरह के सवालात नहीं देंगे वो। बहरहाल हम प्रैक्टिस के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए ऐसे सवालात को प्रैक्टिस में ज़रूर रखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जी, तो इसमें देखिए इनकरेक्ट क्या होगा, अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लंग्स, दे नाइदर पुल एयर नॉर कैन दे पुश इट आउट। देखो ये चूंकि स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं ना, तो खुद से ना तो ये एयर को अंदर खींच सकते हैं ना ये एयर को बाहर धकेल सकते हैं, ये स्पॉन्जी नेचर के हैं, यानी इनमें खुद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होती। इनको बाहर से अगर प्रेस किया जाए तो पिचक जाएंगे और बाहर से प्रेशर लूज किया जाए तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। समझ आई बात? तो ये वाली बात तो 100% दुरुस्त है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लंग्स, इसमें इसको इनकरेक्ट नहीं कहा जा सकता। अच्छा, फिर देखो पैसिव एक्सपेंशन एंड पैसिव कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन रिस्पेक्टिवली। देखो अभी मैंने आपको कहा कि जो लंग्स होता है ना, स्पॉन्जी नेचर होते हैं, खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, यानी इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्टिव टाइप की नहीं है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी पैसिव नेचर। पैसिव का मतलब होगा कि ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि इनके जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं वो इनको मजबूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पैसिव कहलाएगी। ये वाली बात तो यहाँ तक तो दुरुस्त है कि पैसिव एक्सपेंशन और पैसिव कॉन्ट्रैक्शन लंग्स में होती है, लेकिन आप जरा गौर फरमाइए कि पैसिव एक्सपेंशन एंड पैसिव कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन रिस्पेक्टिवली। ये इंग्लिश की वर्डिंग के अंदर जब ये इस तरह से अल्फाज आए रिस्पेक्टिवली, तो उससे मतलब ये होता है कि जो पहले वाला लफ्ज है वो बाद में आने वाले पेयर में भी पहले वाले लफ्ज के साथ एसोसिएट कर रहा है, और जो दूसरा लफ्ज है वो बाद में आने वाले पेयर के दूसरे लफ्ज के साथ एसोसिएट कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पैसिव एक्सपेंशन ये कह रहा है कि एक्सपायरेशन के दौरान होगी, जबकि पैसिव कॉन्ट्रैक्शन इंस्पायरेशन के दौरान होगी। क्या ये बात दुरुस्त लग रही है आपको? ये उलट लिखा हुआ है, बस इसी को पहचानना है। पैसिव एक्सपेंशन पैसिव कॉन्ट्रैक्शन होती जरूर है, लेकिन पैसिव एक्सपेंशन कब होती है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और पैसिव कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अगर हम ये तरतीब चेंज कर दें तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट इस वक्त इनकरेक्ट है और यही आंसर बनेगा। और बाकी अगर आप देख लें तो डायफ्राम, एक मिनट आदिल, डायफ्राम बिकम्स लेस डोम लाइक ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। डायफ्राम बिकम्स लेस डोम लाइक, तो ये इंस्पायरेशन के दौरान ये लेस डोम लाइक होता है, ये भी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। फिर इसी तरह से व्हेन मसल्स बिटवीन रिब्स आर रिलैक्स द रिब्स आर सेटल डाउन, तो ये अभी हमने मसल की बात की थी। मैंने कहा था कि जब ये मसल्स में पॉइंट आउट ना किया गया हो ना कि वो एक्सटर्नल या इंटरनल, तो आपने क्या ज्यूम करना है? एक्सटर्नल। तो यहाँ पर देखो पॉइंट आउट नहीं है कि भाई ये कौन से वाले मसल, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो आपने एक्सटर्नल ज्यूम करना है कि व्हेन मसल्स बिटवीन रिब्स आर रिलैक्स, यानी एक्सटर्नल मसल्स की बात कर रहा है कि वो रिलैक्स हैं, तो वो रिब केज सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये वाली बात भी दुरुस्त है। तो सिर्फ ये एक बात है जो इनकरेक्ट थी। जी आदिल, क्या कह रहे हैं आप? सर ये नॉर्मली जो हमने रेस्पिरेशन का चैप्टर किया था, तो सर जो इंस्पायरेशन से रिलेटेड है वो लफ्ज कंट्रैक्शन याद किया था और एक्सपायरेशन से एक्सपेंशन। तो सर इस वजह से कंफ्यूजन होती है इस एमसीक्यू में, हमेशा हम उसको इंटरकोस्टल मसल से रिलेट कर देते हैं। ये हाँ, पिछले साल भी गलत। जी बिल्कुल। तो अब इसके ऊपर थोड़ी ग्रिप करें ना, कोई और इस तरह से कोई निमोनिक बनाए कि आप उसको फिर भूलें ना, ठीक है, अपनी समझ के मुताबिक। जी बेटा, तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अगरचे ये टॉपिक डायरेक्टली उसमें पीएमसी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने कवर करना है, क्योंकि वहाँ पर स्टेटमेंट क्यों एम्बिगुअस सी दी हुई है, तो उसके अंदर इनडायरेक्टली ये चीज़ भी इंक्लूड होती है, ठीक है। इस वजह से इसको भी आपने थॉरोली कवर करना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस कहलाती हैं और ब्लड के जरिए इनका ट्रांसपोर्ट होता है। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ दूसरा कौन सा सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा है या बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है या बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो वो दरअसल सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि जो ऑक्सीजन
हमारे ब्लड के अंदर दाखिल होगी लंग्स वाले एरिया में, उसको टिश्यूज तक पहुंचाना ब्लड का काम है, और फिर ब्लड से ये टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी उसको लंग्स तक पहुंचाना भी ब्लड का काम है। तो इस वजह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिविटीज़ के साथ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, इसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट होगी? तो आपने ये डायरेक्शन याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज अकर्स फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू बेड। टिश्यू बेड वो लंग्स के बिल्कुल करीब तर भी हो सकता है, और टिश्यू बेड वो पैरों में भी हो सकता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर देयर आर सेवरल टिश्यू बेड्स। तो हमेशा ये डायरेक्शन आपने ये याद रखनी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर्स फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू बेड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो मेन मैकेनिज्म्स के जरिए होती है। उसमें एक मेजर मैकेनिज्म है बाय मींस ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज 97% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ हीमोग्लोबिन, और जबकि 3% के करीब जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो प्लाज्मा के जरिए होगी। लिहाजा यहाँ पर जो मेजर पार्ट हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होना, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल, ये एक प्रोटीन सब्सटेंस है, एंड इट इज फाउंड इन द आरबीसी साइटोप्लाज्म, रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स, दीज आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। तो रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स जब ये डेवलप होते हैं उस वक्त इन एरिथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा और दीगर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट जल्द ही जैसे ही एरिथ्रोसाइट्स मैच्योर होंगे तो न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स विल बी डिसइंटीग्रेटेड, और इनका साइटोप्लाज्म ये हीमोग्लोबिन से भर जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी स्टोर्ड इन द आरबीसी साइटोप्लाज्म। तकरीबन 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। बाकी का जो 5% रह गया उसके अंदर कुछ दीगर एंजाइम्स हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, सच एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ओके, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड्स पर मुश्तमिल है, in which 2 alpha polypeptides and 2 beta polypeptides, and each polypeptide develops into a globular structure, और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के साथ एक अदद आयरन कंटेनिंग हेम पोर्शन एसोसिएट कर जाएगा एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इस तरह से जब ये चारों ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के जरिए टाई करेंगे तो एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन वजूद में आएगा। तो असल में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के इसी आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग के साथ बाइंड करती है। दिस आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग इज आल्सो नोन एज हेम। हमने वो क्लोरोफिल पढ़ते हुए भी इसका जिक्र किया था। क्लोरोफिल में भी जो हेड ऑफ द क्लोरोफिल है वो एक मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग था, जबकि यहाँ पर आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग इज प्रेजेंट। तो एक हीमोग्लोबिन में अगर आपसे पूछा है कितने आयरन एटम्स होंगे, तो 4 आयरन के एटम्स यहाँ पर हीमोग्लोबिन के पास मौजूद हैं, और इन्हीं के साथ दरअसल ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है। लिहाजा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विद हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ ये बाइंड कर सकता है। दिस बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की लोकेशन अक्सर पूछी जाती है कि वेयर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट, तो ये याद रखो ये ब्लड प्लाज्मा में मौजूद नहीं है, ना ही ये WBCs में मौजूद है, ना किसी और ब्लड कंपोनेंट में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। तो ये साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी में ये रिएक्शन जारी है, और इस रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी HB4O2 या समटाइम इसको HbO8 भी लिखते हैं, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन आरबीसी के अंदर, इस इवेंट को कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। असल में ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल रिएक्शन, बट एक्चुअली इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड के अंदर
कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है हीमोग्लोबिन के साथ, इस चीज़ को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ये आमतौर पर इसको इन जनरल 20 ml पर 100 ml कंसिडर किया जाता है, और अगर हम इसको पर 1000 ml कंसिडर करें तो ये 200 ml पर 1000 ml बन जाएगा, और अगर हम पर ml इसको कंसिडर करें तो 0.2 ml बन जाएगा ये। ठीक है, देखो कैसे ये फिगर्स हमने काउंट की कि 20 ml पर 100 ml, उसको अगर पर ml काउंट करना हो तो 20 इज डिवाइडेड बाय 100, 20 को 100 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.2 ml पर ml। और अगर हमने 1000 ml के लिहाज से कैलकुलेट करना है तो 0.2 को अब 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 200, इस तरह से 200 ml पर 1000 ml। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की करेक्ट वैल्यू क्या है, तो एक्चुअली तीनों ही ये करेक्ट वैल्यूज़ कहलाएंगी। ठीक है, ये तीनों ही करेक्ट वैल्यूज़ होंगी। अगर हम इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाले फेनोमेनॉन को थोड़ा सा और गौर से मुलाहिजा करें तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये एक सवाल जो अभी मैंने आपसे शेयर किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एक्सचेंजिंग गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। तो कौन सा सिस्टम ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है? अभी बात हुई थी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के वाले से हमारी बात चल रही थी, दोबारा वहीं से उसको कनेक्ट करते हैं। देखो हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के वाले से ये कहा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की ये जो इसकी सलाहियत है, बट इट इज एक्चुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। इसको पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बुनियाद पर इसको डिफाइन किया जाता है। लिहाजा इसका जो मोर एक्यूरेट कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का, वो होगा द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। यानी आपसे अगर इस तरह किसी सवाल में पूछा जाए ना कि विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट अबाउट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो ये जो पहले वाली डेफिनेशन थी अगरचे वो करेक्ट थी, बट उसके मुकाबले में जिसको ये हाईलाइट किया हुआ है दिस इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड इसको डिफाइन किया जा रहा होता है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी अब्सॉर्ब बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, एंड दैट यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड मे बी 1 ml और मे बी 100 ml और मे बी 1000 ml। तो इस तरह से यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड की टर्म्स में आप इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। इसको ज़रा और क्लोजर लुक में देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको PO2 ऐसे लिखा जाता है आमतौर पर, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन की अपनी जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगी। तो जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, यानी जितनी ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उतनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड होगी। लेकिन इसकी एक लिमिट है। असल में होता ये है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे आर्टीरियल ब्लड में, अच्छा ये भी ज़रा ख्याल रखिएगा कि ये जो हम मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये कहाँ पर होगी, आर्टीरियल ब्लड में या वेनस ब्लड में? तो आर्टीरियल ब्लड की बात हो रही है यहाँ पर। आर्टीरियल ब्लड के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन 100 ml जो एब्जॉर्ब कर पाएगा वो 20 ml है, और इतनी ऑक्सीजन तब एब्जॉर्ब हो सकती है इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और उसके नतीजे में 100% सैचुरेशन हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें ना उलझने वाली हैं, इसको ज़रा फोकस करना है, ठीक है? सब लोग यहाँ पे ज़रा कंसंट्रेट करें। देखो 100% सैचुरेशन का मतलब क्या है? 100% सैचुरेशन का मतलब है, फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की तादाद है 100, सपोज करते हैं हम, ठीक है? अगर उसके हर एक मॉलिक्यूल के साथ वो जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने बाइंड करना था, हर एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएं, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर
सैचुरेशन 100% कहलाएगी, यानी इस वक्त आरबीसी 100% सैचुरेट कर गया है ऑक्सीजन के साथ। सपोज करो कि अगर 100 में से 90 मॉलिक्यूल्स 90 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के वो अपने साथ जो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन बाइंड करनी थी वो करते हैं बाइंड, लेकिन जो 10 रह गए उनके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में सैचुरेशन कितनी कहलाएगी? 90% सैचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड सैचुरेशन हमने यूज़ किया है, ये हम इंडिकेट करें कि जितने हीमोग्लोबिन मौजूद थे आरबीसी के अंदर, आया वो सब के सब ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करने में कामयाब हो गए या उनमें से कुछ नहीं कर सके। तो 100% सैचुरेशन का मतलब है सब के सब ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करने में कामयाब हो गए हैं। सही है, और ये 100% सैचुरेशन कहता है कि किस लेवल पर आकर अचीव होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, तो इस पार्शियल प्रेशर पर 100% सैचुरेशन मुमकिन है। लेकिन ये सारी ख्याली बातें हैं, हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। हकीकत में प्रैक्टिकली जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हम वर्कआउट करते हैं तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इससे थोड़ी कम मिलती है। वजह क्या? वजह यह है कि असल में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, वो 100 ml ब्लड के अंदर कितना है? तो दैट इज एक्चुअली 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स पर 100 ml। ठीक है, जैसे ये आप कभी किसी की ब्लड सीपी की रिपोर्ट देखें ना, ब्लड कंप्लीट प्रोफाइल जब हम करते हैं तो उसकी वो देखें तो उसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो एडल्ट्स के अंदर ये तकरीबन कोई जो मेल्स होते हैं उनमें 14 to 16 और फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी कम होती है ये मिकदार। तो ये एक जनरल यहाँ पर अमाउंट शो किया हुआ है, दैट इज 15 ग्राम्स पर 100 ml। तो 15 ग्राम्स पर 100 ml ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट है 100 ml ब्लड के अंदर। अच्छा, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर सकता है? तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 1.3 ml ऑफ द ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में जितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ अगर सब के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएं तो हम अगर उस ऑक्सीजन को मेजर करें तो ये 1.3 ml ऑक्सीजन बनेगी जो 1 ग्राम ने अपने साथ लोड की है। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई 1.3 ml चूंकि 1 ग्राम में एब्जॉर्ब हो रही थी, तो 15 ग्राम्स एक 100 ml के अंदर मौजूद हैं, तो 1.3 ml मल्टीप्लाई बाय 15 तो आंसर आ जाएगा 20.1 ml पर 100 ml। तो ये इस तरह से 20 ml पर 100 ml। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि ये सारी ख्याली बातें, ये यूं थ्योरेटिकली ऐसा हो रहा है। अगर प्रैक्टिकली आप नोटिस करें तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं होगा? थ्योरेटिकली तो यूं हम शो कर रहे हैं कि भाई इतनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई, 100% सैचुरेशन हो गई, तो एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। वो क्यों? कि जब आप किसी भी शख्स का ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मेजर करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये अचीव होती है 19.4 ml। तो 19.4 ml अगर एब्जॉर्ब होगी 100 ml के अंदर, तो ऐसी सूरत में सैचुरेशन फिर 100% नहीं रहेगी। अब जो सैचुरेशन आपके पास आएगी वो आएगी 97%। तो मैक्सिमम सैचुरेशन इतनी ही पॉसिबल है, 100% सैचुरेशन नहीं हो पाती। ठीक है, और इतनी सैचुरेशन असल में इस प्रेशर के ऊपर होती है। 100% सैचुरेशन प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो पाती है? तो वजह यह है कि दरअसल हीमोग्लोबिन में से कुछ हीमोग्लोबिन ने अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी अटैच किया हुआ होता है, या कुछ हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड नहीं कर पा रहे होते किसी भी वजह से, जिसकी वजह से आप देखें कि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई है वो 20 के बजाय 19.4 ml है, थोड़ा सा कम होगी, यानी 100% सैचुरेशन के बजाय 97% सैचुरेशन। सही, तो इस तरह से ये जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आती है वो 19.4। अच्छा, तो ये तो बात हुई थी सारी आर्टीरियल ब्लड की। एंड व्हाट अबाउट द वेनस ब्लड? तो एक्चुअली वेनस ब्लड कंटेन्स 14.4 ml O2। ठीक है, 14.4 ml अगर ऑक्सीजन वेनस ब्लड के अंदर मौजूद है तो अगर आप उस वक्त सैचुरेशन मेजर करेंगे भाई कितनी सैचुरेशन है, तो दैट इज 75% सैचुरेशन। और ये इतनी सैचुरेशन आमतौर पर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर हासिल होती है। सही, तो ये वैल्यूज आपने याद रखना है।
अब देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है वेनस ब्लड की, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है आर्टीरियल ब्लड की। तो डिफरेंस कितना हुआ आर्टीरियल और वेनस ब्लड में? सर 5 ml पर 100 ml, खाली 5 ml कहना गलत होगा, 5 ml पर 100 ml का डिफरेंस है। ये 19.4 ml पर 100 ml है, ये 14.4 ml पर 100 ml है, तो डिफरेंस इज 5 ml पर 100 ml। यानी देखो इसको हम एक और एंगल से देखते हैं, मिसाल के तौर पर वेनस ब्लड कौन सा होता है? जो हार्ट को वापस आ रहा होता है। चले एक लम्हे के लिए आप हार्ट को बीच में से भूल जाएं, ठीक है, हम इधर सीधा लंग्स लिख देते हैं, हार्ट को बाईपास कर रहे हैं हम। हकीकत में तो बाईपास करना मुश्किल है, बस थ्योरेटिकली आप समझ लें, ठीक है। तो ये लंग्स हैं। तो वेनस ब्लड कौन सा होगा? जो टिश्यूज से लंग्स की जानिब आ रहा है, इसको आप वेनस ब्लड अज्यूम करें। कौन सा ब्लड है ये? वेनस। बीच में डेफिनेटली पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर लंग में जाएगा, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि सर को क्या हो गया, ये बीच में हार्ट कहाँ गया। तो मैं वैसे समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि हार्ट को एक दफ़ा इग्नोर कर दें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेनस ब्लड कौन सा है, द ब्लड दैट मूव्स फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, ये दरअसल वेनस ब्लड है। वेन्स के अंदर ये ब्लड मौजूद है। और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करके ये ब्लड वापस आ रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें कम हो चुकी है। लेकिन लंग से जब ये ब्लड वापस टिश्यूज को जाता है तो ये होता है आर्टीरियल ब्लड। दिस इज आर्टीरियल ब्लड। तो आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, क्योंकि लंग से वो ऑक्सीजन लोड करके लेकर आ रहा है। तो यहां पर हमने अभी वैल्यू क्या रिकॉर्ड की? आर्टीरियल ब्लड के अंदर है 19.4 ml पर 100 ml, और जबकि वेनस ब्लड के अंदर है 14.4 ml पर 100 ml। सही हो गया। तो यहां पर डिफरेंस आया 5 ml। इसका मतलब है मैं अगर आपसे पूछूं कि एट ईच सर्कुलेशन या ईच 100 ml व्हेन रिटर्न बैक फ्रॉम द लंग्स, हाउ मच ऑक्सीजन इज एडेड इन इट? ईच 100 ml ब्लड व्हेन रिटर्न बैक फ्रॉम द लंग्स, यानी ये ब्लड यहां से ही हो गया और वापस रिटर्न हुआ है, तो कितनी ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो गई है? तो वैल्यू 19.4 ml होगी या 14.4 ml या 5 ml पर 100 ml? क्या पिक करना चाहिए आपको? 5। सिमिलरली अगर ये सवाल टिश्यूज के मुतालिक पूछा जाए कि व्हेन 100 ml ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम द टिश्यूज, तो वो जब टिश्यू से रिटर्न हुआ तो उसमें कितनी ऑक्सीजन लॉस हो गई है? 5 तो 5 ml ऑक्सीजन लॉस हो गई है। बिल्कुल। लंग्स वाले ब्लड के मुतालिक हम कहेंगे कि ऐड हो गई है, जो लंग्स से होकर वापस आ रहा है, और जो टिश्यू से होकर वापस जा रहा है उसने लूज कर दी है, वो टिश्यूज को मिल गई थी। तो ये आपने कैलकुलेशंस जहन में रखनी है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बताता है कि 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज बाय ईच 100 ml ऑफ ब्लड। ये तो है रेस्ट की हालत में नॉर्मल, लेकिन बाज़ औक़ात इससे डिफरेंट भी कैलकुलेशन आती है, उसके ऊपर मैं ज़रा बात करता हूँ। पहले ज़रा ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम ज़रा सॉल्व कर लें। देखो आपसे कहा गया है कि इफ़ द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन इज 60 kg, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिलीवर्ड टू द टिश्यूज बाय his total blood when it performs one complete circulation। इसका टोटल ब्लड पूरी सर्कुलेशन जब कंप्लीट करता है ना, तो अब बताओ कितना उसने ऑक्सीजन टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो आपने आंसर क्या बताया? 5 ml नहीं है, ये इतना आसान नहीं है बेटा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। ये जो 60 किलोग्राम का भारी भरकम शख्स है, 60 किलोग्राम का भारी भरकम शख्स होगा या दुबला पतला होगा? सर हाइट पे, हाँ जी, हाइट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये 6 जी बिल्कुल, चले जो भी है, बस 60 किलोग्राम है उसका वजन। तो अगर वजन 60 किलोग्राम है ना, तो फिजियोलॉजी ये कहती है कि ऐसे शख्स के पास ब्लड 5 लीटर होगा। वो कैसे? असल में बॉडी वेट और जो ब्लड है उसके दरमियान रिलेशन कितना होता है? तो उसमें रिलेशन होता है 12:1। 12 ये हम केजी में लेते होते हैं और 1 इसको हम लीटर में लेंगे, यानी बॉडी वेट
और ब्लड वॉल्यूम, बॉडी वेट एंड ब्लड वॉल्यूम में रिलेशन क्या है? 12:1 रिलेशन है। अगर बॉडी वेट इज 12 kg देन द ब्लड विल बी 1 लीटर। अब इस लिहाज से देखिए, इफ द बॉडी वेट इज 60 kg देन हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन हिज बॉडी? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 60 डिवाइडेड बाय 12, तो 60 को 12 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो इस तरह से 5 लीटर ब्लड इसके अंदर मौजूद है। ये कैलकुलेशन देखो ऐसे हो रही है बेटा कि बॉडी वेट 12 kg है, ब्लड वॉल्यूम उसके अंदर 1 लीटर होगा। तो इस लिहाज से अब इसके पास चूंकि बॉडी वेट 60 kg था तो फिर ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 5 लीटर। कैसे कैलकुलेट किया? तो बच्चों में 0.1 लीटर होगा। किसमें? ब्लड बच्चों में। डेफिनेटली आपने बस बॉडी वेट का ध्यान करना है। अब आप अपना भी बॉडी वेट करें और आप अपना ब्लड कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना ब्लड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये बॉडी वेट अगर 60 kg है तो ब्लड इसके पास है 5 लीटर। अच्छा, 1 मिनट आदिल, चले पूछ लें, सवाल पूछ लें, फिर उसके बाद आते हैं। जब हमारा मतलब लाइफस्टाइल चेंज होता है, हमारा वेट गेन होता है, तो साथ खून भी बढ़ जाता है। जाहिर है खून भी बढ़ता है ना जी। सही। जब आपका वो मैस इतना ज्यादा हो जाएगा तो उस मैस को सारी चीजें पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम भी तो चाहिए ना, तो वो क्यों नहीं लेकिन ज्यादा? सर कभी कभार तो बीमारी भी होती है ना, मतलब कुछ ऐसी बीमारी जिसमें लोग भूल जाते हैं। तो उसमें जैसे जैसे आपका बॉडी वेट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपका ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा मैस होगा उन सबको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। सही है, तो अब आप देख सर कुछ लोगों का ब्लड सर मतलब कम भी होता है ना, पीले पीले से लगते हैं सर। क्या चीज़ कम होता है? सर ब्लड उनकी बॉडी में कम हो जाता है ना, तो उनकी स्किन पीली पीली हो जाती है। असल में जी देखो, ये जो हम वर्डिंग यूज़ करते हैं ना आमतौर पर कि इसके अंदर खून की कमी हो गई है, ब्लड कम हो गया है, तो ब्लड कम होने से ये मतलब नहीं होता कि उसका वॉल्यूम कम हो गया है। ब्लड कम होने से मतलब ये होता है कि जैसे उसमें आरबीसी का काउंट कम हो जाए तब भी इसको खून की कमी कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए उसमें भी उसको भी खून की कमी कहते हैं हम। ठीक है, तो ब्लड की डेफिशिएंसी ये ब्लड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी एक्चुअली नहीं होती, बल्कि दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उनकी कमी होती है। अच्छा, जरा इस सवाल ब्लड वॉल्यूम में वही होगा जिसको जो उसका बॉडी वेट है। हाँ, वो बॉडी वेट के साथ रिलेट कर रहा होता है। बॉडी वेट अगर कम हो रहा है तो साथ साथ ब्लड वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ठीक है सर, ठीक जी। अच्छा, तो अब देखो बेटा, ये 5 ml आप जानते हैं कि हर 100 ml जो होता है वो 5 ml को डिलीवर कर रहा होता है ना टिश्यूज को। हमने अभी ये कैलकुलेशन की थी कि ईच 100 ml कैन डिलीवर 5 ml, तो जबकि इसके पास टोटल ब्लड कितना है? 5 लीटर। तो 5 लीटर का मतलब ये होगा कि आप अगर इस 5 को 100 से डिवाइड करें तो ऐसी सूरत में आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 0.05 ml पर ml। कैसे हमने ये कैलकुलेट किया? देखो, ये 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा था ना, तो हमने 1 ml ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी को काउंट करने के लिए 5 को 100 से डिवाइड कर दिया। ये जो वैल्यू थी इसको हमने ऐसे 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू होगी 0.05 ml ऑक्सीजन विल बी डिलीवर्ड बाय ईच ml ऑफ द ब्लड। 1 ml अगर इतनी ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है तो बताओ ये जो 5 लीटर ब्लड है ये कितनी करेगा? 5 लीटर ब्लड का मतलब है 5000 ml। 5000 ml। तो हम कैसे कैलकुलेट करें इस फिगर को? ये जो 0.05 ml पर ml है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो ये 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 ml, तो हम ये 0.05 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 5000 ml। सो इस तरह से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 250 ml। सो देयरफॉर द आंसर शुड बी 250 ml, यानी इसकी बॉडी का जो टोटल ब्लड है वो हर सर्कुलेशन कंप्लीट करने पर वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर पाएगा? 250 ml। सो 250 इज द राइट आंसर। जी आदिल बेटा। सर अगर हम इसे नॉर्मली देखें तो सर वो वैसे ही ये वाली कैलकुलेशन के बगैर पॉइंट्स के भी तो हो रहा है, क्योंकि सर पॉइंट्स में जाएंगे तो कैलकुलेटर्स तो है ही नहीं हमारे पास वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए ये किया है। अब आप शॉर्टकट मारेंगे यहाँ पर। देखो, आपको ना ये फिगर्स पहले से टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। वो क्या?
वो ये, जैसे मैंने अभी आपको याद करें पीछे एक जगह पे बताया था कि ईच 100 ml कैन डिलीवर 5 ml, और मैंने साथ ये भी बताया था कि जो 1000 ml होगा वो कितनी डिलीवर करेगा, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 50। तो अब देखो ये 5000 है, तो आप 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 250। इस तरह से अब ये शॉर्टकट, यानी ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ही आपको ये है कि आपको ये सारा तरीका समझ में आ जाए, और दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आए वैल्यूज चेंज करके भी, तो आप ये शॉर्टकट मारें और फौरन से आंसर तक पहुंच जाएं। तो आप ये बस ये वैल्यूज याद कर लो कि हर 100 ml कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है, हर 1000 ml कितनी करता है। कम से कम 1000 ml तक की आपको वैल्यू याद होगी, जैसे ये 50 ml पर 1000 ml, तो आप इस तरह के सवालात को फौरन से हल कर लेंगे। क्लियर होगी बात जी। तो अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से मैंने अभी आपको कहा था कि रेस्ट की हालत में था वो सारा कुछ, बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द नीड ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटली इंक्रीज इन द टिश्यूज, क्योंकि एक्सरसाइजिंग टिश्यूज जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है इन ऑर्डर टू गेन द एनर्जी। तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन is released by the arterial blood to the tissues at this time। जब एक्सरसाइज हो रही होगी तो फिर उस वक्त आर्टीरियल ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा। नॉर्मली कितना कर रहा था 5 ml पर 100 ml, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्चुअली अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो वेनस ब्लड होता है उसमें अगर आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखें तो वो रह जाती है 4.4 ml, जबकि रेस्ट की हालत में वेनस ब्लड के अंदर कितनी थी याद करो 14.4, यानी मजीद कितनी कमी आ गई है 10 ml की कमी आ गई है। 5 ml तो रेस्ट की हालत में डिलीवर कर ही रहा था, अब एक्सरसाइज की हालत में मजीद 10 ml और डिलीवर करेगा। तो अब बताओ कि कितनी ऑक्सीजन डिलीवर होगी। 15 ml of oxygen will be released to the tissues by each 100 ml of the blood during exercise, बट रेस्ट की हालत में जस्ट 5 ml पर 100 ml। ये सारी जो चीजें हैं ये वो केपी के वाली बुक के अंदर डिटेल के साथ दी हुई हैं, आपने इन इंफॉर्मेशंस को वहां से जरूर ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा बेटे, उसके बाद देखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ये सेंसिटिव होती है टू वैरायटी ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट होता है। राइज इन बॉडी टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर 37 से क्रॉस करेगा तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी मुतासर होगी, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी असरअंदाज होती है। पीएच ऑफ द ब्लड also influence upon the activity of carbonic anhydrase, therefore oxygen carrying capacity will also be affected। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ये भी यहाँ पर मैटर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही, तो आपने इन फैक्टर्स का रिलेशन भी याद रखना है। अच्छा, अब आइए जरा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पे। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट 3 डिफरेंट वेज में हो रही है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के 2 डिफरेंट वेज आपको बताए थे। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का जो मेजर वे है वो बाइकार्बोनेट आयंस हैं। 70% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, जबकि 23% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, दिस इज नॉट एक्चुअली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, करेक्टेड, बुक में किसी जगह पर ये गलत लिखा हुआ है एनबीएफ वाली बुक में, तो ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है। और प्लाज्मा के जरिए 7% ट्रांसपोर्ट होगी। अच्छा, तो इसमें देखो मैकेनिज्म क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट का। एक्चुअली होता ये है कि ये आपको यहाँ पर पहले तो डायग्राम समझ लें। दिस इज कैपिलरी वॉल, ये कैपिलरी वॉल के दाईं तरफ राइट साइड पर आपको WB और RBCs नज़र आ रहे हैं, यानी ये ब्लड वाली साइड है, और जबकि ये इस तरफ आपको बॉडी टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, टिश्यू सेल्स। अब होता ये है यहाँ पर जी, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन द टिश्यूज, गौर से ये कंडीशन याद कर लें, वेन एवर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर इन द टिश्यूज और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लोअर इन द ब्लड, ये वाली जब सिचुएशन होगी तो ऐसी सूरत में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शंस होंगे। आपने ये सिचुएशंस माइंड में प्रिजर्व कर लेनी है कि जब भी टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ब्लड के मुकाबले में हायर है, ब्लड में लोअर टिश्यूज में है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शंस होंगे। होगा क्या कि टिश्यूज से
निकलने वाली CO2 कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके RBC साइटोप्लाज्म में जब दाखिल होती है तो इस CO2 का सामना होता है वाटर के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 और वाटर कंबाइंस टुगेदर टू मेक H2CO3। H2CO3 क्या चीज़ है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड। कार्बोनिक एसिड ये क्विकली स्प्लिट करता है, इसी RBC साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे वाकयात हो रहे हैं। कार्बोनिक एसिड स्प्लिट करेगा इनटू बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इसमें ये स्प्लिटिंग हो गई। और जब ये, अच्छा ये आपको ऐसा लग रहा है डायग्राम के अंदर कि ये रिएक्शन आगे चला गया, अब ये शायद प्लाज्मा में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जगह की कमी की वजह से ये रिएक्शन को हमने आगे निकाल दिया। एक्चुअली ये काम भी ये इसी जगह पर हो रहा है। एक्चुअली ये काम भी RBC के साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। तो जब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस के एक्सेस की वजह से यहाँ पर ब्लड pH पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि H आयंस का एक्सेस हो रहा है तो यूं ब्लड pH ड्रॉप होने की कोशिश करती है। बट ब्लड हैज बफरिंग एक्शन। ब्लड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ब्लड pH को वो डिस्टर्ब नहीं होने देगा। तो ये कैसे नहीं होने देगा? दरअसल जितने H आयंस यहाँ पर एक्सेस में आएंगे, those H ions will be intercepted by the hemoglobin and in this way HHB will be produced, यानी hemoglobinic acid. What is this molecule? This molecule is called hemoglobinic acid. तो ये hemoglobinic acid की फॉर्मेशन के जरिए जो ब्लड pH चेंज हो सकती थी वो चेंज नहीं हो पाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये HCO3 आप देख रहे हैं, इस HCO3 और क्लोराइड आयंस के दरमियान यहां पर एक्सचेंज होता है। HCO3 यहां से निकलकर ब्लड प्लाज्मा में चले जाते हैं ताकि ये ट्रांसपोर्ट हो सकें, और इसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा में से क्लोराइड आयंस को अपटेक कर लेता है RBC। दिस एक्सचेंज ऑफ दीज टू नेगेटिव आयंस इज नोन एज क्लोराइड आयन शिफ्ट, या इसको हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन भी कहा जाता है। क्लोराइड आयन शिफ्ट या हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन, ये क्या है? This is exchange of bicarbonate and chloride ions across the RBC membrane। ठीक है, RBC साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा के माबैन ये एक्सचेंज हो रहा है। This is called Hamburger's phenomenon। तो इस Hamburger's phenomenon के नतीजे में जो आयनिक इम्बैलेंस था वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस कब हुए थे? When the partial pressure of oxygen of carbon dioxide is higher in tissues एंड लोअर इन द ब्लड, उस वक्त ये सारा कुछ हुआ। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में पहुंच गए तो प्लाज्मा के अंदर ये बाइकार्बोनेट आयंस सोडियम आयंस के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं और ये ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट द ब्लड, और फिर ये पहुंच जाते हैं आखिरकार, ये कहाँ पहुंच जाएंगे? दे हैव बीन रीच टू द लंग्स। अब लंग्स में पहुंचकर क्या होगा? तो विद इन लंग्स सिचुएशन अब उलट गई है। विद इन लंग्स यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई है? ये एल्व्यूलाई, ये आपको RBC और ये कैपिलरी वॉल। अब यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। रिवर्स रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है? व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर इन द ब्लड, और जबकि पार्शियल प्रेशर इज लोअर इन द एल्व्यूलर एयर। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो ऐसी सूरत में अब ये रिवर्स रिएक्शन शुरू होंगे। यानी रिवर्स रिएक्शन से मतलब है कि बाइकार्बोनेट आयंस अब अंदर अपटेक हो जाएंगे RBC साइटोप्लाज्म में, और क्लोराइड आयंस वापस बाहर चले जाएंगे, यानी रिवर्स ऑफ हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन होगा। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस जब अंदर दाखिल होते हैं तो ये अंदर दाखिल होकर H आयंस के साथ कंबाइन करते हैं और इस तरह से कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। जब H आयंस यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस के साथ यूटिलाइज होंगे तो हीमोग्लोबिनिक एसिड टूट जाएगा और ये हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा। सही। अच्छा, तो उसके बाद अब ये कार्बोनिक एसिड फर्दर स्प्लिट करता है वाटर और CO2 में, और CO2 फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होती है। आपने ये जो कंडीशंस आपको बताई इनको याद रखना है, और ये जो रिएक्शंस की तरतीब है इनको आपने याद रखना है। ये यहाँ पर रिएक्शंस आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन करके दिखाएं, जैसे CO2 प्लस H2O और क्या बन गया? H2O3। तो ये रिएक्शन किस कंडीशन में परफॉर्म होगा? या फिर ये H2CO3 स्प्लिट इनटू वाटर एंड
CO2 ये किस कंडीशन में परफॉर्म होगा। तो आपने ये कंडीशंस जो भी मैंने पॉइंट आउट की थी इनको याद रखना है। इसी तरह से ये जो दूसरा रिएक्शन था ये किन कंडीशंस में परफॉर्म हो रहा है, और ये हीमोग्लोबिनिक एसिड की फॉर्मेशन किन कंडीशन में। तो जितने भी फॉरवर्ड रिएक्शंस यहाँ पे दिखाए गए हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब हायर होगा टिश्यूज में और लोअर होगा ब्लड में तो फॉरवर्ड वाले रिएक्शंस होंगे, और ये जो रिवर्स रिएक्शंस यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाए हैं ये कब होंगे, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर इन द ब्लड एंड लोअर इन द एल्वुलर एयर, उस वक्त होंगे। तो इनको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि इनके ऊपर MCQs बनेंगे और वहाँ पर फिर आप फंस जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपने ग्रैब करनी है जी। तो अब आप देखें कि व्हेन हाइड्रोजन आयंस एसोसिएट विद द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड, तो उस वक्त क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयन कंबाइन कर रहे हैं और हीमोग्लोबिनिक एसिड बन रहा है, तो ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज एट दैट टाइम, या कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द ब्लड, या ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द लंग्स। क्या होगा उस वक्त जब हीमोग्लोबिनिक एसिड बना है, सोचें ये टिश्यू बेड के अंदर हो रहा है, अब आप बता सकते हैं। तो एक्चुअली ऑक्सीजन इज रिलीज्ड टू द टिश्यूज, टिश्यूज को ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ए इज द करेक्ट वन। ओके, अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन ये कंबाइन करता होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ था, हीम ग्रुप के जरिए, जबकि हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो CO2 को अपने साथ अटैच करके मूव करवाता है। अच्छा, रिएक्शन इसका भी जो डिपेंड करता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर डिपेंड कर रहा है। वही वाली सिचुएशन जो आपको अभी बताई थी कि व्हेन partial pressure of CO2 is higher in the tissues than blood, तो formation of carbamino hemoglobin take place होगी। तो आपने ये सिचुएशन में जो जो इवेंट हो रहे हैं उनको याद रखना है। अच्छा, और when the partial pressure of CO2 is higher in the blood than in the tissues, तो ऐसी सूरत में ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन CO2 को रिलीज कर देगा। तो 23% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इस मैनर में भी हो रहा है जी। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के हवाले से भी सवाल है कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट 1000 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड कैन टेक अप फ्रॉम द टिश्यूज। देखो यहाँ पर होता ही है कि जो आर्टीरियल ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है तकरीबन कोई 50, आर्टीरियल ब्लड में 50 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड, और वेनस ब्लड के अंदर होती है CO2 की कंसंट्रेशन, मैं CO2 की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये 54, क्योंकि वेनस ब्लड जब वापस आ रहा होता है ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है 54। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया यहां पर 4 ml का, वो ऑक्सीजन का 5 ml का था, ये 4 ml का। हाँ जी, तो अब सवाल आसान हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ CO2 दैट 1000 ml, यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो 1000 का है, 100 की वजह 1000, 100 ml ब्लड के बारे में बात पूछी जाती तो 4 ml आंसर हो जाता, लेकिन 1000 तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय 10, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 40। सो 40 वुड बी द राइट आंसर। क्लियर। आखिर में बेटे ये बस रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अगरचे डायरेक्टली ये भी गिवन नहीं है बट आप इनडायरेक्टली इनको भी जरूर कवर कर लें इन पॉइंट्स को। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है, जैसे हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है, मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 आयरन कंटेनिंग हेम ग्रुप पर मुश्तमिल है, मायोग्लोबिन में 1 है इसके मुकाबले में, और हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं जबकि इसके साथ 1 बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन RBC में मौजूद है, ये मसल्स में, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है जबकि मायोग्लोबिन स्टोर कर रहा है। और इसी तरह से हीमोग्लोबिन हैज लेस एफिनिटी विद ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो वो अनस्टेबल होगा। इट कैन बी डिसोशिएटेड एट 60 mm ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लेकिन जो ऑक्सी मायोग्लोबिन बनता है वो ज़्यादा एफिनिटी रखता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा फर्म मॉलिक्यूल है। ये टूटेगा ज़रूर लेकिन बहुत कम ऑक्सीजन
कंसनट्रेशन पर, दैट इज़ 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उस वक्त ये टूट पाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से कवर करनी है। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सपोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से जो टॉपिक्स हैं पीएमसी के अकॉर्डिंग उनको कवर करेंगे। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.